हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट जीके पे। इस वीडियो में फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार, राज्य नीति निर्देशक तत्व एंड मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेंगे, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसका वर्णन किया गया है, उसका डिस्क्राइब किया गया है। मैं आपको बता दूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला भाग है उसमें भारत का जो सारा टेरिटोरी है, जो सारा इलाका है, उसके ऊपर डिस्कशन किया गया है। सेकंड पार्ट पे हमारे भारतीय नागरिकों के ऊपर डिस्कशन किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। एंड थर्ड पार्ट पे हमारा तीसरा भाग में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो मौलिक अधिकार है उसके ऊपर डिस्कशन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पार्ट थर्ड ऑप्शन, भाग 3। ओके, तीसरा पार्ट में हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और ये जो कंसेप्ट है, ये जो धारणा है फंडामेंटल राइट्स किसी कॉन्स्टिट्यूशन में होना, ये हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लाए हैं। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, मौलिक अधिकारों का संविधान के किस किस अनुच्छेद के बीच में इसका वर्णन किया गया है। ये जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, ये किस किस आर्टिकल के बीच में है। ओके, मैं आपको बता दूं, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये 12 आर्टिकल, अनुच्छेद 12 से 35। ओके, इसके ऊपर हमारा फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। सो फर्स्ट ऑप्शन ये सही होगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो आर्टिकल 12, हमारे जो अनुच्छेद 12 में हमारे फंडामेंटल राइट्स का डिस्क्राइब किया गया है, हमारा उसको डिफाइन किया गया है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। और आर्टिकल 13 में, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद है। आर्टिकल 13 में, अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है कि कोई भी आर्टिकल या फिर कोई भी अनुच्छेद अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है तो उस आर्टिकल को नॉन मतलब डिक्लेयर किया जाएगा, इनवैलिड डिक्लेयर किया जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना होगा। ओके, सो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है ये 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि संविधान बनने के समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब संविधान बन रहा था तब हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मौलिक अधिकार थे। ओके, कितने फंडामेंटल राइट्स थे। सो आंसर होगा 7 फंडामेंटल राइट्स थे, 7 मौलिक अधिकार थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और वो थे समानता अधिकार। देखिए, इस तरह मैं अनुच्छेद भी दिया हूँ, आर्टिकल दिया हूँ। सो इसलिए मैं आर्टिकल 12 एंड 13 के बारे में बताया था। ठीक है, सो 12 जो डिफाइन करता है एंड 13 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अगर कोई भी अनुच्छेद अगर पास किया जाता है और अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है तो इसको नॉन वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। ओके, स्वाधीनता अधिकार, शोषण विरोधी अधिकार, धर्म स्वाधीनता अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संपत्तिगत अधिकार एंड संवैधानिक उपचार अधिकार, ये 7 फंडामेंटल राइट्स जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था, ये 7 फंडामेंटल राइट्स और मौलिक अधिकार। ओके, यहाँ पर देखिए आपको अनुच्छेद में मिल जाएगा, अगर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी अगर एट प्रेजेंट की बात किया जाए तो अभी हमारे पास कितने, हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। आंसर होगा 6। अभी हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो 6 जो मतलब पहले 7 थे फिर 6 हुआ। ओके, सो इसमें से जो संपत्तिगत अधिकार है इसको रिमूव किया गया था। ओके, इसको हटाया गया था 44th अमेंडमेंट पे। ठीक है, 44th अमेंडमेंट में इसको हटाया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि संपत्तिगत अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया था। देखिए, संपत्तिगत अधिकार को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से 44th अमेंडमेंट 1978 में इसको मतलब रिमूव किया गया था। और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमारा अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। और देखिए, ये संपत्तिगत अधिकार को हटाकर इसको एज ए लीगल राइट प्लेस कर दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। ये भी आपको याद रखना होगा। अनुच्छेद 300A में 300A में क आपको या फिर 300 क पे इसको रखा गया है और एज ए लीगल राइट्स इसको रखा गया है, हमारे संपत्तिगत अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को। यही आपको याद रखना होगा। और इसको रिमूव किया गया था 44th अमेंडमेंट 1978 पे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, उसको सुरक्षा कौन देता है। ओके, आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। ओके, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स अगर वायोलेट हो रहा है तो आपका ये जो सुरक्षा देता है, आपको ये प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट देता है। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत का उन्मूलन दर्शाता है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी डील्स विथ अनुच्छेद 17। ओके, आर्टिकल 17 आर्टिकल में हमारा जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत का उन्मूलन को दर्शाता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। ये किसी ना किसी एग्जाम में आगे भी गिरेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का उन्मूलन दर्शाता है। देखिए, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स मतलब क्या होता है, जो पदवी होता है
वो आप ना पदवी को आप धारण नहीं कर सकते, बट कुछ पदवी है जो आप रख सकते हैं, कुछ उपाधि है जैसे कि कुछ मिलिट्री होता है जैसे कि परमवीर चक्र, ये आप रख सकते हैं। कुछ अवार्ड्स होते हैं जैसे कि पद्मश्री हो गया, कि पद्म भूषण हो गया, जो एकेडमिक डिस्टिंक्शन है, या फिर आप रख सकते हैं। और यहाँ पर एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी नागरिक, हमारे भारत का कोई भी नागरिक किसी फॉरेन कंट्री का जो टाइटल्स होता है वो भी विदाउट प्रेसिडेंट कंसेंट, बिना बिना प्रेसिडेंट के परमिशन से वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सो ये भी आपको याद रखना होगा। सो ये हमारा जो उपाधियों का उन्मूलन ये दर्शाता है आर्टिकल 18, 18 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है कि कोई भी उपाधियों को आप आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते विदाउट प्रेसिडेंट कंसेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वाधीनता अधिकार, हमारा जो राइट टू फ्रीडम है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल और अनुच्छेद किस किस अनुच्छेद के बीच में उसका वर्णन किया गया है। देखिए राइट टू फ्रीडम जो है हमारा जो समानता अधिकार है, जैसे मैं आपको पहले से बताया था कि हमारा जो समानता अधिकार है वो आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 से 18 तक है, 14 आर्टिकल से 18 आर्टिकल तक है। और जो हमारा जो सेकंड जो आता है हमारा राइट टू फ्रीडम जो स्वाधीनता अधिकार है वो आर्टिकल 19 टू 22। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, आर्टिकल 19 टू 22। ओके, 22 आर्टिकल तक इसको डिस्क्राइब किया गया, इसका वर्णन किया गया है राइट टू फ्रीडम। ओके, सो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे किस अनुच्छेद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जिंदगी की सुरक्षा के बारे में दिया गया है। पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। देखिए ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इसका आंसर होगा, देखिए ये क्वेश्चन, जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा था आपको कि एबोल्यूशन जो छुआछूत का उन्मूलन जो था, जैसे कि हमारा एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, ये भी उसी तरह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। और जो हमारा जो पर्सनल लिबर्टी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं एवं जिंदगी की सुरक्षा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, ये डील करता है अनुच्छेद 21। ओके, अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन किया गया है, जो हमारा जो पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ का के बारे में इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अनुच्छेद 21A क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब ये किस एरिया में डील करता है आर्टिकल 21A। देखिए ये जो हमारा जो अनुच्छेद 21A है ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो हमारा जो हमारे बच्चे जो हैं फ्रॉम 6 साल से 14 साल के बीच के जितने सारे बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा। और ये हमारे ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है जो आर्टिकल 21A में इसका ऐड किया गया था। देखिए ये पहले एक्चुअल पे नहीं था, इसको ऐड किया गया है। और ये जो आर्टिकल 21A जो है इसको ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट। ओके, 86th अमेंडमेंट में इसका ऐड किया गया था। और जैसे कि मैं पहले से बताया कि सारे इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स था वो हम अलग से वीडियो बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। सो ये जो हमारा जो आर्टिकल 21 है ये डील करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल के मतलब उस ईयर्स के बीच में जितने सारे बच्चे आते हैं उनको प्रोवाइड करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। सो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस अनुच्छेद में बालक श्रम को निषेध किया गया है। देखिए जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन जो हैं उनका निषेध किया गया है। जो बच्चे जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं या फिर माइंस में काम करते हैं उनको उनका निषेध किया गया है, उनका बारन किया गया है। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा अनुच्छेद 24। ओके, अनुच्छेद आर्टिकल 24 में इसका वर्णन किया गया है कि आप 6 से ये 14 साल तक बच्चे को आप किसी फैक्ट्रीज में या फिर माइन में उनका काम नहीं करवा सकती। ओके, सो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकंड जो है ऑप्शन जो है अनुच्छेद 24 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो हम बालक श्रम का निषेध यहाँ पर डिस्क्राइब उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे धर्म स्वतंत्रता अधिकार, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है। ओके, जो धर्म स्वतंत्रता अधिकार है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस किस अनुच्छेद के बीच में उसको वर्णन किया गया है। ओके, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 25 से 28 तक, मतलब सेकंड ऑप्शन यहाँ का भी सही होगा। सो हमारा जो हमारा जो अनुच्छेद 25 से 28 तक इस बीच में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे किस मौलिक अधिकार को संविधान का दिल एवं आत्मा कहा जाता है, हार्ट एंड सोल कहा जाता है। देखिए हमारा जो एक फंडामेंटल राइट्स है जिसको हार्ट एंड सोल कहे थे, ये हमारा डॉक्टर बी आर आम्बेडकर, हमारे जो आम्बेडकर साहब हैं, ये बोले थे कि जो हमारा जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, जो संवैधानिक उपचार अधिकार, ओके, जो संवैधानिक उपचार अधिकार को हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो फंडामेंटल राइट्स है उसको हमारे संविधान का
दिल एवं आत्मा, ओके, हार्ट एंड सोल कहा जाता है। और ये कौन कहते हैं? ये बी आर अम्बेडकर भी कहते हैं। ये आपको मतलब घुमा के भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि किसने कहा था कि हमारा मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है, संवैधानिक उपचार अधिकार को हार्ट एंड सोल हमारे संविधान का कहा जाता है। ये कौन कहते हैं? ये भी हो सकता है। सो आपको ये दोनों याद रखना होगा, ठीक है। सो संवैधानिक उपचार अधिकार जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है, वो हमारे संविधान का हार्ट एंड सोल उसको कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि संवैधानिक उपचार अधिकार में कितने रीट्स होते हैं। देखिए, मैं आपको पहले एक बता दूं कि सोचिए कि अगर हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसका वायोलेशन होता है, ओके, अगर उसका वायोलेशन होता है तो हम कैसे मतलब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रोटेक्ट करेगा, वो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रोटेक्ट करेगा थ्रू रीट्स, ओके। हम रीट्स के मदद से हम किसी भी मतलब केस कर सकते हैं कि हमारा दैट इज़ कि हमारा फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो रहा है, ओके। सो यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये बोल रहा है, क्वेश्चंस बोल रहा है कि संवैधानिक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है वो कितने वहाँ पर कितने रीट्स हैं, ओके। देखिए, हमारे जो रीट्स 5 रीट्स हैं हमारे जो संवैधानिक उपचार अधिकार में 5 रीट्स हैं, और रीट्स की मदद से हम मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स अगर वायोलेट होते हैं तो हम केस कर सकते हैं। और जो 5 रीट्स हैं वो हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखिए इसको हैबियस कॉर्पस कहा जाता है, ओके। फिर सर्च्योरी, प्रोहिबिशन, मांडामस एंड को वारंटो, ओके। सो ये 5 हमारा रीड्स है, और इसके मदद से हम हमारे अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स अगर वायोलेट होता है तो हम केस कर सकते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी पहले से हम डिस्कशन किए थे कि कौन प्रोटेक्ट करता है हमारा फंडामेंटल राइट्स, तो वो होगा सुप्रीम कोर्ट। और किसके मदद से अगर अगर हम केस कर सकते हैं तो वो होगा आंसर रीट्स, ओके। सो अब ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। और ये 5 हमारा रीड्स है, और इसके ऊपर हम कंप्लीट एक वीडियो बनाएंगे, ओके। सो अभी हम इसके बारे में आप इतना याद रखिए कि हमारे पास 5 रीट्स होते हैं, ओके, जो हेबियस कॉर्पस, सर्चोरी, प्रोहिबिशन, मैंडामस एंड को वारंटो। सो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस था। फिर हम डीपीएसपी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके। सो हमारा जो डीपीएसपी है, जो राज्य नीति निर्देशक तत्व, मैं आपको पहले एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि एक्चुअल में ये डीपीएसपी है क्या, ओके, और इसमें किसके बारे में एक्चुअल में कहा गया, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, ये कुछ पॉलिसीज़ हैं, ये कुछ पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट के लिए, ये हमारे लिए नहीं है। ये कुछ पॉलिसीज़ है जो गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट करता है, ओके, गवर्नमेंट को कहता है कि आप इसके ऊपर पॉलिसीज़ बनाइए, और कुछ नहीं है। आपको ये याद रखना है, वो करेंगे करेंगे नहीं करेंगे वो ये उनकी मर्जी है, जो गवर्नमेंट का मर्जी है। सो ये इंस्ट्रक्ट करता है हमारे गवर्नमेंट्स को कि इन पॉलिसी के ऊपर उनको जो मतलब जो नया लॉ बनाना चाहिए या फिर नया पॉलिसीज बनाना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ रहा है कि जो हमारा राज्य नीति निर्देशक तत्व है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में उसका वर्णन किया गया है। हम पहले भी देखे थे कि भाग 3 में तीसरा भाग में हमारा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डिस्कशन किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। और चौथा भाग में जो पार्ट 4 पार्ट पे इसका वर्णन किया गया है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो सेकंड ऑप्शन सही होगा। अब ये याद रखिए कि मतलब चौथा भाग पे हमारा जो राज्य नीति निर्देशक तत्व है उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस संविधान से हमारा जो राज्य नीति निर्देशक तत्व है उसको लाया गया है। देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि हम पहले से देखे थे, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स जो है वो हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लाए हैं, और ये जो हमारा जो डीपीएसपी है, जो राज्य नीति निर्देशक तत्व है, ये लाए हम इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के संविधान से ये हम लाए हैं। सो ये भी आपको याद रखना होगा, आयरलैंड के संविधान, ठीक है, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा जो राज्य नीति निर्देशक तत्व है, जो डीपीएसपी है, वो हमारे संविधान के किस किस अनुच्छेद के बीच में उसका वर्णन किया गया है। जैसे कि हम पहले से देखे थे कि आर्टिकल 12 से 35 तक ये मौलिक अधिकार, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, उसको डिस्क्राइब किया गया था। सो हमारा जो चौथा भाग में जो हमारा डीपीएसपी है वो 36 से 51 आर्टिकल तक इसका वर्णन किया गया है। सो चौथा जो ऑप्शन है, ओके, अनुच्छेद आर्टिकल जो हमारा 36 से 51 तक इसका डिस्क्राइब किया गया है हमारे राज्य नीति निर्देशक तत्व का, ओके। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन राज्य नीति निर्देशक तत्व को नोवेल, हमारे संविधान का नोवेल फीचर्स कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने हमारे डीपीएसपी को नोवेल फीचर्स, हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का नोवेल फीचर्स कहे थे, ओके। ये होगा आंसर बी आर अम्बेडकर। आप ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकता है कि हमारे संविधान का किस पार्ट को या फिर किसको नोवेल फीचर्स कहा जाता है, ठीक है। ये होगा हमारा डीपीएसपी, राज्य नीति निर्देशक तत्व को नोवेल फीचर्स कहा जाता है, और ये बी आर अम्बेडकर कहे थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो मौलिक कर्तव्य है, वो संविधान में कब जोड़ा गया। मतलब ये है कि हमारा ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये पहले नहीं था,
ओके, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट 1976 में। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक्चुअल में एक अमेंडमेंट है और इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाए हैं, ओके, वो भी आप देख सकते हैं। और ये इमरजेंसी के टाइम पे इसको मतलब पास किया गया था। ओके, और 42nd अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कितने मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान में जोड़ा गया। देखिए, जो 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, इसमें कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। आंसर होगा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया। सो आप ये याद रखिएगा, 1976 में जो 42वें संशोधन जो हुआ था, ठीक है, उसमें जोड़ा गया था 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एट प्रेजेंट अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ और मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में है। अभी अगर एट प्रेजेंट की बात की तो अभी हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। सो थर्ड जो ऑप्शन होगा ये सही होगा। देखिए, किस संविधान में किस संविधान संशोधन में 11वें जो मौलिक कर्तव्य था उसको जोड़ा गया। देखिए, हम पहले से जानते हैं कि पहले 10 था और अभी हमारे पास 11 है। ये जो 11वें जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जो मौलिक कर्तव्य है, इसको कब जोड़ा गया। इसको जोड़ा गया था 86th अमेंडमेंट 2002 पे। सो जो चौथा ऑप्शन है ये सही होगा। सो आपको ये भी याद रखना होगा कि जो 86th अमेंडमेंट में, और इसमें एक और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट था कि जो हमारा 21 आर्टिकल जो हमारा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को डील करता है, ये भी जोड़ा गया था 86th अमेंडमेंट में। और 86 अमेंडमेंट में हमारा 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इन विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान के किस भाग में इसका वर्णन किया गया है। सो इसका वर्णन किया गया है, देखिए ये पहले से था नहीं। सो ठीक है, तो ये तो पार्ट पे आएगा नहीं। सो इसको जो है इसको भाग 54A, ठीक है, भाग 4A जो 4A पार्ट में इसको वर्णन किया गया है। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा पार्ट 3 में हमारा मौलिक अधिकार है और पार्ट 4 में हमारा DPSP है, और ये पहले से था नहीं। सो इसलिए ये 4A पार्ट पे है। ओके, और अंडर आर्टिकल 51A पे, ओके, इसके अंडर ये इसको डिस्क्राइब किया गया है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। सो ये आपको याद रखना होगा कि हमारा ये जो भाग है ये 4A पार्ट पे है, चौथा A चौथा क पार्ट पे है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। किस में किया गया है, 51A पे इसका वर्णन किया गया है, क्योंकि ये पहले से था नहीं। ठीक है, सो इसका वर्णन किया गया था 51A पे। सही है। सो ये हमारा और एक इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान से हमारे ये जो मौलिक कर्तव्य है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको लाया गया है। ओके, देखिए ये जो हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, जो हमारा जो सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे लाया गया है हमारा ये मौलिक कर्तव्य। सो ये हमारा सारे के सारे क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिलेटेड हमारा फंडामेंटल राइट्स हो या फिर DPSP हो या फिर हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन था। कि आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।